हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VN एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 का वॉल्यूम 1, ध्यान दीजिएगा एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 हम लोग देख रहे हैं, जो कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। कितना देखेंगे? 11। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। जाइए वहाँ पर आप लोग विजिट कीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। और जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 11 देखेंगे हम लोग। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न से प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का। तो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने एक ग्रुप में शेयर भी ज़रूर कर दें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, किस वाद में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? कौन से वाद में कहा गया था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो यह व्यवस्था दी गई है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह केशवानंद भारतीवाद जो आपको है, ये कब 1973 में आया था। इसको भी डेट भी ये साथ साथ याद रखेंगे इसका कि 1973 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है पूछ रहा है इनमें से। तो राजमन्नार समिति जो है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ से कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भाषाई एवं धार्मिक है। राइट आंसर इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, भाषाई एवं धार्मिक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 कितना है? अनुच्छेद 29 याद रखेंगे। 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। और अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हर प्रश्न में आपको 2 से 3 प्रश्न आपको साथ साथ कवर होते चलेगा, इसलिए आपको काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अच्छे से सुने। ठीक है, इसको सारे पॉइंट को नोट करते चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस भारतीय संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पूछ रहा है? तो 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन के तहत। देखिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक सिंपल सा बात है कि जितना भी चीज़ है कि संविधान के द्वारा कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मूल के अधिकार से हटा करके, ठीक है, हटाने वाला जितना भी काम किया गया है संविधान में आपको, तो वो आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब? ये डेट भी याद रखेंगे, 1978 में हुआ था, इसके तहत हुआ है। और जितना भी संविधान में जोड़ने वाला कार्य किया गया है वो आपको 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। ये सारा काम जोड़ने वाला 42वां संशोधन 1976 में, और हटाने वाला काम 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? यानी कि किसी राज्य में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो है आपको शासन लागू रह सकता है कितने समय तक, अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 3 साल तक। ठीक है, टोटल आपको अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह के अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 143 143। क्या कहता है अनुच्छेद 143 में कि सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है कि आपको अनुच्छेद अगर पूछता है इसमें तो 243 याद रखेंगे, 243 243 का के याद रखेंगे। 243 के अनुसार राज्य में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधिक निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आपको संघ सूची का विषय नहीं है पूछ रहा है। तो भारत की रक्षा, रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, पुलिस, जनगणना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, पुलिस। पुलिस जो है कि आपको ये संघ सूची का विषय नहीं है। देखिएगा संघ सूची में आपको कौन कौन से आते हैं। संघ सूची में जैसे आ गया आपको ये संघ सूची का विषय नहीं पूछ रहा है। ये जो पुलिस जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके? राज्य सूची। राज्य सूची में आपको पुलिस हो गया, लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन आदि ये सब आपको जो आते हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। देखिएगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिएगा, ये 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। इससे भी डेट भी याद रखेंगे। उसके बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट जो है कि नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी राइट हो जाएगा, ल्यूक स्क्रॉप्टन। ठीक है, ल्यूक स्क्रॉप्टन को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई। अंग्रेज के द्वारा पेशवा प्रथा जो है कि कौन से पेशवा काल में आपको समाप्त कर दिया गया। ये बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय जो था आपको ये इसके समय देखिएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817-18 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? 1817 से 18 ईस्वी में। ठीक है, 1817 ये डैश है। ठीक है, 18 ईस्वी में इस समय जो हुआ था आपको ये उस समय ही आपको उसके बाद पेशवा प्रथा समाप्त कर दी गई थी। उस समय पेशवा पद पर बाजीराव कौन था? बाजीराव द्वितीय था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, 1876 का अधिनियम। 1876 का जो अधिनियम आया था उसी में गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, और इसमें एक और पॉइंट नोट करेंगे कि देखिएगा 1773 का रेगुलेटरी एक्ट जो आया था इसके तहत 1774 में पहली बार जो कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। देखिएगा संस्था दिया है और संस्थापक दिया है कि किसने कौन सी संस्था का संस्थापक थे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ऊपर कर देता हूँ ताकि अच्छे से देखिए आप लोग को। ठीक है, संस्था है और संस्थापक है। देखिएगा डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना जो संस्थापक कौन थे। एक आपको राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा बी आर शिंदे थे। ठीक है, 2 में चले जाइए, बी आर शिंदे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। ठीक है, बी का आपको 4 हो जाएगा। फिर दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1 में चले जाइए ये। और सत्यशोधक समाज के थे आपको ज्योतिबा फुले। ये तो सभी को राइट होगा, इजी है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग कि क्या हो जाएगा। इस प्रकार आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से पूछ रहा है तो सर टॉमस रेले थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। कब? 1902 ईस्वी में। ठीक है, इसमें सदस्यता के रूप में सैयद हुसैन विलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे। इस आयोग की सिफारिशों पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था। ध्यान दीजिएगा, न लगान न टैक्स अभियान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था। तो 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत में। ठीक है, संयुक्त प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न लगान न टैक्स अभियान एक चलाया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया। 15 का ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा, सार्जेंट ह्यूडसन को। ठीक है, सार्जेंट ह्यूडसन को मंगल पांडे ने देखिएगा 29 मार्च 1857 को चर्बी युक्त वाले कारतूस के विरोध में सार्जेंट ह्यूडसन को गोली मार दी थी। उसी के बाद मंगल पांडे जो आपको पूछता है अभी प्रश्न कि मंगल पांडे जो थे आपको कौन से इन्फेंट्री जवान के आपको सदस्य थे। तो मंगल पांडे याद रखिएगा 34वां नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। 34 याद रखिएगा, 34वां थे।
34वीं नेटिव इन्फेंट्री जवान रेजिमेंट के आपको ये इसमें सदस्य थे, जवान थे उसमें। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, सार्जेंट ह्यूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? हर्ष ने नहीं की थी, इनमें से रचना किसकी? नागानंद, हर्षचरित, रत्तावली या प्रियदर्शिका? देखिएगा काफ़ी अच्छे प्रश्न है ये। 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षचरित। ठीक है, आप लोग सोचिएगा कि हर्ष ने आपको हर्षचरित किया ही होगा, लेकिन नहीं, हर्षचरित नहीं किया था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये आपको इनको तीनों की आपको हर्षवर्धन ने आपको इनकी रचना की थी, लेकिन हर्षचरित की रचना नहीं की थी। हर्षचरित की रचना जो आपको किसने की थी, तो ये संस्कृत भाषा आपको बाण भट्ट के द्वारा। हर्षचरित के लेखक भी पूछता है कि कौन थे, तो बाण भट्ट ने किया था। किसने? बाण भट्ट। ये मैं लिख देता हूँ आपको, बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट, बाण भट्ट ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? देखिएगा, ध्यान देंगे, भारत पर जो आक्रमण किया था तो उसमें प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? सुबुक्तगीन था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, सुबुक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम अरबी था ये आपको। अगर प्रश्न पूछता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था सिर्फ, तो मोहम्मद बिन कासिम मारिएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था, तो सुबुक्तगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा अली अहमद। देखिएगा, चचनामा के लेखक आपको कौन थे? इस तरह से प्रश्न पूछता है कि चचनामा के लेखक कौन थे, तो अली अहमद। इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन। ठीक है, चचनामा जो अली अहमद के द्वारा लिखा गया है, इसमें आपको ये प्रमुख ग्रंथ है, अरबों के द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान। मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक एक अखबार था जो उसका प्रकाशन किया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। देखिएगा, इसमें आपको असहयोग आंदोलन जो हुआ था 30 सितंबर 1921 ईस्वी में, ये आपको इसका दी मदरलैंड जो था उसमें आपको इस मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का निकाला था ये पहली बार। कब? 30 सितंबर 1921 ईस्वी को। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? देखिएगा, सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा आपको, यज्ञश्री शतकर्णी। यज्ञश्री शतकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। इसने अपने सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित करवाया था। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, यह भी अगर प्रश्न पूछता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, तो सिमुक नाम याद रखेंगे आप लोग, सिमुक ने किया था। ठीक है, सिमुक। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। देखिएगा, खनन क्षेत्र दे रखा है और खनिज संपदा है, खनिज संपदा। तो इसका राइट देखिएगा, कालाहांडी। कालाहांडी में आपको क्या, बॉक्साइट निकाला जाता है। जावर से आपको जस्ता और सीसा। ठीक है, जस्ता और सीसा यहाँ से आपको राइट हो जाएगा। 4 नंबर में चले जाइए। कोलार, ये सोना के लिए आपको प्रसिद्ध है, और मोसाबनी तांबा के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपको दिख रहा होगा, ये आपको राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता पूछ रहा है, तो आंसर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। वहीं पूछ जाएगा आपको सिर्फ भूगोल का जनक कौन थे, तो हिक्केटियस थे, नाम याद रखिएगा। भूगोल के जनक से पूछेगा तो हिक्केटियस आंसर लगाएंगे आप लोग। और वर्तमान भूगोल का जनक कौन थे, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट मारेंगे आप लोग। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसको भी साथ साथ याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, सारगैसो सागर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? कौन से चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक इंग्लिश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। देखिएगा, ध्यान देंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा आपको
ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों, असम में पड़ता है। कहाँ? काजीरंगा, असम में। क्या ध्यान देंगे कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क जो पूछता है ये किस जानवर के लिए भी फेमस है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एक सींग वाला गेंडा के लिए आप लोग मारेंगे, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा के लिए आपको फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पड़ता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी। तो राइट आंसर 26 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा, जायरे, या आपको कांगो नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी भी प्रश्न आंसर में आता है, या जायरे दे दे तो वो भी आपको मारेंगे, तो जायरे या कांगो नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मकर रेखा को वहीं आपको 2 बार जो काटती है, ये इस तरह से ये प्रश्न पूछता है कि मकर रेखा को 2 बार जो काटती है तो लिम्पोपो नदी काटती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कश्मीर की घाटी में बहती है। कश्मीर की घाटी में कौन सी, इसमें झेलम, तीस्ता, रावी या व्यास। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, झेलम नदी। झेलम नदी जो है कि आपको ये कश्मीर की घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी नहर है जो कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर जो है कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा इसको। और इसके साथ साथ ध्यान देंगे कि पनामा नहर का अगर पूछता है कि इसकी उद्घाटन कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1914 ईस्वी को, 1914, ठीक है, 1914 याद रखेंगे, 15 अगस्त 1914 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है जो कि विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर के, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था। देखिएगा सेवा कर जो है आपको किसकी सिफारिश से लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से आपको दोस्तों। 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज जे आपको चेलैया समिति, ठीक है, राज जे चेलैया समिति के सिफारिश पर शुरू हुआ था, लागू हुआ था। कब लागू हुआ था ये, तो 1994-95 डेट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया। ध्यान देंगे, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किसने एक सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर के, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ठीक है, 1976 ईस्वी, यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए, माफ कीजिएगा, निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं पूछ रहा है इनमें से। तो 33 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, बढ़ती निवेश दर। बढ़ती निवेश दर है जो कि आपको निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। अदरवाइज अपर्याप्त समृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर और बेरोजगारी, ये तीनों आपको निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गणना करने की विधि नहीं है इनमें से। तो ह्रासमान लागत विधि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। ये आपको सकल घरेलू उत्पाद जो कहता है उसकी गणना करने की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि नकल आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा किस प्रकार से। तो पहला ऑप्शन कहता है कि बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। इनमें से आपको चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा दोस्तों, सही, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र है ये, इसको किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। ध्यान देंगे, द बिहार हेराल्ड ये समाचार पत्र है, इसको आपको 1875 ईस्वी में, कब, 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ये आपको जो है कि साप्ताहिक बिहार का ये प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। ये इसको याद रखेंगे, बिहार का क्या था, ये प्रथम साप्ताहिक था, ये आपको अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसे गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा, गुरु प्रसाद सेन, नाम याद रखेंगे इनका, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, कब, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 1% कितना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 37 का बी हो जाएगा दोस्तों, 7.84%। कितना है, 7.84% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शराब पर व्यवस्था चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। ध्यान देंगे, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो आयरलैंड है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक के आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक हैं। ध्यान देंगे आपको, HUID यानी कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन में नंबर में कुल कितने अंक हैं आपको, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट हो जाएगा। 6 अंक है टोटल। कितने हैं, 6 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस आपको मनाया जाता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों। 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सतत परिवहन दिवस। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपको 42वां है। कितना है, 42। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। और यही पूछ देगा इसमें पहले स्थान पर कौन सा है, तो USA याद रखेंगे। अमेरिका आपको इसमें पहले स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर है इस सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया है। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपको राइट हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपको मनाया गया है। यहीं ध्यान देंगे आपको कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। ये आपको प्रतिवर्ष आपको 3 मई को मनाया जाता है। डेट याद रखेंगे आप लोग, 3 मई को मनाया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग इसको भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको 21 मई को मनाया जाता है, 21 मई को। ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको 18 अप्रैल याद रखेंगे, 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल। और विश्व जल दिवस अगर पूछता है तो ये 22 मार्च याद रखेंगे। सभी लोग को आप लोग को याद होगा 22 मार्च। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, और 22 मार्च को आपको देखिएगा बिहार दिवस भी अपना मनाया जाता है। ये भी, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 43 का आपको ए हो जाएगा, CBI के द्वारा। किसके द्वारा, CBI के द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है। यानी कि शिक्षा पर कि कितना खर्च करने की योजना बनाई गई है 2023-24 के बजट में। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न ही है आपको। शिक्षा पर आपको जो खर्च किया करना है, तो 44 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, 1,12,899 करोड़। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 1,12,899 करोड़ रुपया व्यय करने का, यानी कि खर्च करने की योजना बनाई गई है 2023-24 बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहरुख खान को शामिल किया गया है। 45 का ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा। देखिएगा, टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्तियों की सूची में आपको भारत के 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें आपको शाहरुख खान हैं और एक है आपको SS राजामौली भी शामिल हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 46 नंबर के, हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। देखिएगा, तारिक फतेह का निधन हो गया है, उनका संबंध कौन से क्षेत्र से था, ये आपको राइटर थे। ठीक है, लेखक। 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पाकिस्तानी मूल के जाने माने कनाडाई लेखक तारिक फतेह का हाल ही में निधन हो गया है। ये अक्सर ये आपको आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान पर हमलावर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि केंद्र सरकार के द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाया गया है कि योजना बनाई गई है। यहाँ ध्यान दें, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ये आपको इस प्रकार से देखिएगा, पूछ देता है कि जो दक्षिण अफ्रीका से चीता जो लाया गया था, टोटल आपको इनमें से जो लाया गया था तो कहाँ लाया गया था, तो ये मध्य प्रदेश के आपको कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। MP में पड़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, 47 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 12। ठीक है, कितने चीतों को, 12 चीतों को, जिसमें से 2 की मृत्यु भी हो चुकी है अब तक। ठीक है, इसको ध्यान में रखना हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ध्यान देंगे, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो को नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध पुस्तक के कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन हैं। ध्यान देंगे, प्रसिद्ध एक पुस्तक है आपको कथकली डांस थिएटर के पुस्तक के लेखक के गोपाल कृष्णन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मंगलयान 2
किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? मंगलयान 2, तो ये आपको 2024, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों। मंगलयान 2 जो है कि 2024 तक। इसरो के द्वारा मंगलयान 2 मंगल ग्रह में अध्यक्ष के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और एवं रोवर को भेजने हेतु 2024 तक भेजने का जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि ज्योति तीव्रता, यानी कि इसका ऐसा ही पूछ रहा है ज्योति तीव्रता का। इसका राइट आंसर 51 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंडेला। आप लोग सभी लोग जानते होंगे। देखिएगा, जो भी आप लोग प्रश्न का उत्तर जानते हैं कमेंट में करते चलिएगा, ताकि आपको इससे आपको रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो कैंडेला हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? देखिएगा, रक्त जमाव के लिए पूछ रहा है कि कौन सा कारक जो है कि आपको आवश्यक होता है। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। एक फाइब्रिनोजेन प्रोटीन आता है, वो भी आपको ये आवश्यक होता है। कैल्शियम और विटामिन के याद रखिएगा। वहीं विटामिन के का आपको वैज्ञानिक नाम आपको ये याद रखिएगा, आपको फिलोक्विनोन होता है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? ध्यान देंगे, कौन सा रोग होता है जिसमें आपको तांबा जो होता है आपको कॉपर ऊतकों में जमा हो जाता है, यानी कि टिश्यू में जमा हो जाता है। ये आपको विल्सन रोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, विल्सन रोग। ये तांबे के असंतुलन से संबंधित एक दुर्लभ रोग है, जो कि यकृत, मस्तिष्क और अन्य ऊतकों में तांबे धातु के अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? उष्मा तरंग भी कहते हैं, यानी कि किस तरंग को? तो इंफ्रारेड किरण को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। इंफ्रारेड किरण जो होता है या तरंग होता है, ये किसी पदार्थ के संपूर्ण परमाणु या अणुओं में कंपन लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है कि किसी कमी के कारण होता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि नींबू में लिटिल लीफ जो रोग होता है ये तांबा की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है आपको ये आवधिक, यानी कि पीरियोडिक गति कहलाती है ये। ऑप्शन नंबर ए 56 का राइट हो जाएगा। आवधिक गति समय के समान अंतराल में दोहराई जाती है ये आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आवधिक गति होती है। अगला प्रश्न है कि वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो परावर्तन कहलाता है। आपको इसको याद रखेंगे कि वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो आपको परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि आहार नाल से अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आहार नाल से अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस जो होता है जो कि वसा के पाचन में, यानी कि फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपको राइट हो जाएगा, 58 का, पित्त रस और आग्नेयाशयी रस। पित्त रस और आग्नेयाशयी रस ये दोनों आपको मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? पृथ्वी के कौन से बिंदु पर? देखिए काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर आपको कौन से पॉइंट पर आपको बिंदु पर नहीं है। देखिएगा तो पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी का जो केंद्र होता है एकदम बीचों बीच, वहाँ पर आपको गुरुत्वाकर्षण नहीं है। 59 का आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर होने का अर्थ एक गोलाकार खोल के अंदर होने के समान है, जहां चारों ओर के द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह पर ही संगणित माना जाता है। अतः वहां कोई बल नहीं होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण वहां पर शून्य होता है, यानी कि जीरो होता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि सिनेप्सिन अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? ध्यान दीजिएगा, सिनेप्सिन पूछ रहा है कि अर्धसूत्री की कौन सी अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में? जाइगोटिन अवस्था में होती है। ठीक है, सिनेप्सिन जो होता है कि आपको इस सिनेप्सिन जो है अर्धसूत्री विभाजन जाइगोटिन में होता है। जाइगोटिन का मतलब है कि कोई समजात गुणसूत्र एक साथ मिलकर जोड़े बनाते हैं, जैसे सिनेप्सिन कहते हैं। और वहाँ आपको देखिएगा यहाँ लैक्टोटिन क्या है? लैक्टोटिन में होता क्या है? लैक्टोटिन में गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है। इसमें पैकिटीन अगर पूछता है तो पैकिटीन में आपको हो जाएगा कि इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर एवं जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। और डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, किंतु पूर्ण रूप से ये अलग नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 61 नंबर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, एलेक जेफरीज। कौन थे? एलेक जेफरीज थे। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि पर्ल ऐश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, यानी कि मोती की राख भी इसको कहा जाता है। तो K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, इसको आपको पर्ल ऐश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? इसके आपको वॉल्यूम पर को क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वॉल्यूम आपको इसका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको राइट हो जाएगा दोस्तों, कि अगर 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर ठंडा करते हैं तो इसका आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? वॉशिंग सोडा जो होता है जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं, धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो जल के 10 अणु होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपको देखिएगा इसमें सूत्र होता है, सूत्र ही से पकड़ा जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, Na2CO3 CO3 × 10H2O। ये 10H2O हो गया, यानी कि H2 यानी कि जल, तो 10 हो गया यहाँ पर। इस सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो देखिएगा, ये दोनों अकार्बनिक यौगिक हैं, ये दोनों कार्बनिक यौगिक हैं, दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। तो देखिएगा 65 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। कपूर भी, अमोनियम क्लोराइड भी, दोनों। ये आपको सब्लिमेशन, आपको कौन सी प्रक्रिया के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? कौन सा धातु है जिसको हम लोग मोम में रखते हैं? तो लिथियम को रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, लिथियम को। ठीक है, अगला प्रश्न है, वहीं सोडियम का अगर पूछता है तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जनन की शक्ति, पावर ऑफ रीजनरेशन, सबसे कम होता है। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम किस में? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, 67 का ए। मस्तिष्क की कोशिकाएं अपने जीवन यानी कि लाइफ के लिए कोशिका विभाजन के इंटरफेज के प्रारंभिक चरण में रहती है और कभी विभाजित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका क्या है? पौधों में जो आपकी ऑक्सिन हार्मोन जो होती है उसकी क्या भूमिका है, क्या रोल निभाता है? तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका विभाजन और बढ़ाव। ठीक है, कोशिका विभाजन और बढ़ाव में ये आपको भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? फूल का कौन सा भाग है जो कि विकसित होकर के फल बन जाता है? तो अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में आपको 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। उत्सर्जन प्रणाली में जिसे गुर्दे की प्रणाली भी कहा जाता है, में गुर्दा, देखिएगा किडनी यानी कि मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। ये उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? याद कर लीजिएगा फिर से, गुर्दा यानी कि किडनी जिसको हम लोग कहते हैं गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 4 होते हैं भाग। 71 नंबर प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, 71 का, सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आयनिक बंध के निर्माण में पूछ रहा है कि इसके दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जो स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? इनमें से कार्बन का अपरूप नहीं है पूछ रहा है। 73 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है कि कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा आपको कार्बन का अपरूप है, फ्लोरीन भी है आपको, देखिएगा फुलेरिन है, ग्रेफाइट भी है, लेकिन फ्लोरीन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर कि समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है? क्या होता है? 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम होता है। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर और अंतिम प्रश्न ही आपको सेट का कि कार्य को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है?
कार्य को यानी कि वर्क को किस सूत्र के द्वारा, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो एक उसमें बल लगता है, बल और विस्थापन भी होता है, ठीक है। तो बल गुने विस्थापन हो जाएगा, इसका ये आपको सही सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।